हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। दोस्तों, हम लोग यूट्यूब पे पहली बार ब्लैक बुक को देख रहे हैं, ठीक है, वो भी हिंदी में। इसके पहले ब्लैक बुक जो था वो इंग्लिश में आया था सामान्य अध्ययन के लिए, और उसके भी पहले आप केवल इंग्लिश के बारे में जानते थे कि ब्लैक बुक केवल इंग्लिश के लिए आता है। अब ये हिंदी में और जीएस का आ चुका है, ठीक है। इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं अर्थशास्त्र का वैसा टॉपिक जो हर बार एग्जाम में पूछा आता है और आप लोग गलती करके चले आते हैं। और इसमें इतना ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, केवल टीसीएस का रिपीटेड क्वेश्चन, कि आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि आखिर मतलब टीसीएस जो है ये कर क्यों रहा है और हम लोग बना क्यों नहीं पा रहे हैं। दोनों में दिक्कत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र का राष्ट्रीय आय और जीडीपी। इस राष्ट्रीय आय और जीडीपी टॉपिक से लगभग 70 क्वेश्चन हैं जिनको मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। और देखिए, मैं आपको पहले डिस्क्लेमर एक दिखा दूँ। ये जो आपको दिख रहा है R13, इसका मतलब क्या है? ये R13 का मतलब है कि इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है 13 बार टीसीएस के द्वारा। अब आप कहेंगे आपकी बातों को हम कैसे मान लें कि 13 बार रिपीट किया गया है? देखिए भैया, किताब ने खुद कहा है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि #R का मतलब यह है कि यह सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है, अर्थात यह सवाल अब तक कितनी बार पूछा जा चुका है केवल टीसीएस के द्वारा। बाकी सारे एग्जाम्स की हम बात नहीं कर रहे, केवल टीसीएस कितनी बार इनको पूछा है, तो उसको R लिख के और इंडिकेट कर दिया कि हमने इतनी बार पूछा है। तो हम लोग इसी चीज़ का देखने वाले हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस करते जाएंगे साथ साथ। पहला हमारे सामने क्वेश्चन है, एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य कहा जाता है। तो इस कुल मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि 13 बार हमसे किसने पूछा है? टीसीएस ने पूछा है 13 बार। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को, यानी फाइनल जो मूल्य होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत की जीडीपी या फिर राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेवार है? तो ये क्वेश्चन 11 बार पूछा गया है और इसका आंसर होना है केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान, सीएसओ जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी और एनएनपी के बीच का अंतर किसके बराबर होता है? तो देखिए, ये जो अंतर होता है वो मूल्य ह्रास के बराबर होता है, यानी डिप्रिसिएशन के बराबर। मतलब यदि कोई चीज़ आप खरीदे, उसको आप 2-3 साल रखते हैं, तो हर साल उसके मूल्य में कुछ ना कुछ गिरावट आती है। गिरावट की वजह से एक मान लीजिए आप मशीन खरीदे, उस मशीन को आप लगातार चला रहे हैं, तो उसके मूल्य में कुछ ना कुछ गिरावट हो रहा है जी, क्योंकि उस मशीन को चला रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट पुर्जे घिस रहे हैं, तो इस वजह से उसका मूल्य ह्रास निकाल दिया जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कि जीएनपी माइनस एनएनपी, ये होता है मूल्य ह्रास के बराबर। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 11 बार पूछा गया है। किसी देश में जीवन स्तर, आर्थिक विकास का स्तर किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा दर्शाया जाता है कि किसी देश में जीवन स्तर कैसा है। यह भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 तरीकों से की जा सकती है। कौन कौन सी विधियां हैं? तो पहला तो है आय विधि, दूसरा है व्यय विधि, और तीसरा उत्पादन या मूल्य वर्धित विधि। इन तीनों विधियों से एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना की जाती है। ये भी 6 बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? काफ़ी चर्चित प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपया उन्होंने लगाया था उस समय। तो ये 4 बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो ये राष्ट्रीय आय बाई जनसंख्या फॉर्मूला लगा करके, जितनी राष्ट्रीय आय है और जितनी जनसंख्या उसे डिवाइड कर दीजिए, निकल जाएगा प्रति व्यक्ति आय। तो ये भी 4 बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय का अन्य नाम क्या है? इसको औसत आय भी हम लोग कह सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय को। खाली स्थान, एक देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य जिसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है उसको क्या कहते हैं? इसको सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी कहते हैं। ये 8 बार रिपीट किया गया है टीसीएस के द्वारा। फिर से ध्यान से देखिएगा, खाली स्थान, एक देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य है जिसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद खाली स्थान के उत्पादन का योग होता है। तो देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक यानी तीनों क्षेत्रों के उत्पादन का कुल योग होता है क्या? सकल घरेलू उत्पाद जो किसी देश का होता है। ये भी टीसीएस द्वारा पूछा हुआ पहले से क्वेश्चन है। राष्ट्रीय लेखांकन की भारतीय प्रथाओं के अनुसार वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पर पहुंचने के लिए खाली स्थान को सांकेतिक यानी कि नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में समायोजित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? वो कहलाता है मुद्रास्फीति। मेरा आवाज़ थोड़ा सा आप लोगों को भारी लग रहा होगा, एक्चुअली मेरा तबीयत ठीक है नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि आप इस बुक को कंटिन्यू कीजिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं, अभी सीजीएल चल रहा है उसमें भी पूछा जा रहा है, तो इसलिए मैंने बहुत कोशिश किया कि आप लोगों के लिए एक वीडियो दे दूं और आगे मैं कंटिन्यू रखूंगा इसको।
थोड़ा सा आप आवाज़ के लिए एडजस्ट कीजिएगा आज के लिए, हो सकता है कभी बीच में खांसी वगैरह भी आ जाए तो आप लोग एडजस्ट करेंगे। बाजार मूल्य या वर्तमान कीमतों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद, इसको जीडीपी कहते हैं, क्या कहलाता है? तो ये सांकेतिक नाम मात्र जीडीपी होता है। ध्यान से देखिएगा, बाजार मूल्य या वर्तमान कीमतों पर मापा गया सकल घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं सांकेतिक यानी कि नाम मात्र का जीडीपी। राष्ट्रीय आय फैक्टर कॉस्ट के बराबर होता है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी यदि जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय फैक्टर कॉस्ट पर। भारत में राष्ट्रीय आय का बड़ा घटक है कौन सा? तृतीय क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र आप कह सकते हैं। इससे सबसे ज़्यादा परसेंटेज निकल के आता है भारत के राष्ट्रीय आय का। ठीक है, अच्छा कितना आया है इस साल का आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, 3 बार पूछा गया है। सकल घरेलू उत्पाद खाली स्थान की माप है, एक देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों की टोटल माप होती है सकल घरेलू उत्पाद। व्यक्तिगत डिस्पोजेबल आय किसको कहते हैं? तो व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर यदि घटा देते हैं तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत डिस्पोजल आय। ये 4 बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाली स्थान किसी देश की वित्तीय स्थिति का सूचक है, क्या? सकल घरेलू उत्पाद जो है वो किसी देश के वित्तीय स्थिति का सूचक होता है। सकल घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी यदि कर दे तो उससे क्या निकल के आता है? तो इसको हम बोलते हैं कारक लागत पर जीडीपी, यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये पहले भी क्वेश्चन है, उसको घुमा करके दूसरी तरीके से पूछ दिया गया। भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत में गोवा जो है इसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। जीडीपी की गणना करते समय क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो जो वस्तुएं तैयार होती हैं, मतलब मध्यवर्ती वस्तुएं जो होती हैं उनको उसमें शामिल नहीं किया जाता। इसमें फाइनल गुड्स को देखा जाता है, ठीक है, जो फाइनल हो गया बस उसको शामिल करते हैं। किसे राष्ट्रीय ऋण के रूप में नहीं देखा जाता है? तो जीवन बीमा पॉलिसी को राष्ट्रीय ऋण के रूप में नहीं देखा जाता है। एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं एनएनपी को। देखिए इतना छोटा क्वेश्चन में 2 बार पूछा गया है। राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय सामान्य कार्य प्रणाली में क्या शामिल नहीं है? तो पेंशन जो होता है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता। ये चारों ऑप्शंस थे जिनमें से पेंशन आंसर होगा। नहीं, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय पेंशन को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है? तो एक गृहिणी जो सेवा करती है घर में, आपकी माँ जो काम कर रही है आपके घर के लिए, तो उस तरह की सेवा को इसमें नहीं रखा जाता है। वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया था, तो वो कौन थे? VKRV राव। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करते हैं। वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का निर्धारण, देखिए एक ऐसे ही पूछे कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का निर्धारण तो आप कर देते हो दादा भाई नौरोजी, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूछे तो VKRV राव हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन 2 बार का रिपीटेड है। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? लॉटरी जीतना या फिर अविभाजित लाभ जो है ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। GNI का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी सकल राष्ट्रीय आय। आप लोग इसको याद रखेंगे, ग्रॉस नेशनल इनकम। 2017-18 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो 17-18 का जो वर्ष था उसमें 17.1% योगदान था, मतलब कृषि क्षेत्र का। ठीक है, अभी वाला जो 21-22 का है, फिर 22-23 फाइनेंशियल ईयर का, इसमें क्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भारत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम था। यह सकल घरेलू उत्पाद कितना परसेंट था? 3.5% था, अब यह बढ़ चुका है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ऋण से जीडीपी का अनुपात क्या था? तो 49.4% था, ये 16-17 के लिए। ये उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, अभी नया में नहीं है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कितना था? तो 7.1% था जीडीपी। जीएनपी और जीडीपी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि जीडीपी में विदेश से आय जो होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है और जीएनपी उसको शामिल किया जाता है। कीमत में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या कहलाती है? तो आधार वर्षीय कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि कहलाती है। एक आधार वर्ष माना जाता है। आधार वर्ष कौन सा है? तो 2011-12 को हम लोगों ने आधार वर्ष अभी तक मान रखा है। राष्ट्रीय आय खाली स्थान से उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रीय आय किसी श्रम साध्य गतिविधि से ही उत्पन्न होती है। भारत के किसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार जो राज्य है इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है।
राष्ट्रीय आय का एक हिस्सा जिसे बाहरी ऋण के रूप में जाना जाता है वह राशि है। तो विदेश से अपनी सरकार द्वारा लिया गया उधार जो है वही राष्ट्रीय ऋण का एक हिस्सा होता है। जीएनपी और एनएनपी के बीच का अंतर वही जो पूंजी मूल्य ह्रास होता है, जो मैंने पहले डिस्कस किया था, वही होता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि एक बेहतर कल्याण का संकेत देंगी यदि इसमें साथ साथ गरीबों के पक्ष में आय वितरण में बदलाव भी हो रहा हो तो। ठीक है, राष्ट्रीय आय में एक घर का निर्माण शामिल है, और भी ऑप्शंस होंगे जिसमें एक घर का निर्माण करके ऑप्शन दिया होगा वो सही हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में इसको भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने 1867-68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये नापी गई थी। तो ये किसने किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। देखिए इसमें वैज्ञानिक कारण की बात नहीं आ रही, जैसे ये लिखा है कि वैज्ञानिक तरीके से तो VKRV राव हो जाएंगे, लेकिन सिंपल पूछे तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यदि किसी देश के लोगों की आय को वक्र रेखा में दर्शाया जाता है, इसमें वृद्धि हुई है, तो यह क्या दर्शाता है? तो आय वितरण में घट रही असमानता को यह दर्शाता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे। जीडीपी सूचकांक का क्षेत्रीय वितरण खाली स्थान मापता है। तो ये किसी देश का आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं, ये जीडीपी सूचकांक का क्षेत्रीय विस्तार से मापा जाता है। कारक मूल्य निर्धारण के अध्ययन को वैकल्पिक रूप से खाली स्थान का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसको कार्यात्मक वितरण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यात्मक वितरण का सिद्धांत कहते हैं। यदि निर्यात आयात के बराबर रही है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको जीडीपी इक्वल टू जीएनपी। ठीक है, इसको हम लोग मूल्य भुगतान संतुलन भी कह लेते हैं। ठीक है, यदि निर्यात आयात के बराबर होती है तो जीडीपी इक्वल टू जीएनपी यदि हो जाती है तो। आगे हमारे सामने है क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में श्रम द्वारा एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य और देश के निवासियों द्वारा उचित आपूर्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का। राष्ट्रीय आय को खाली स्थान ये भी कहा जाता है। तो कारक लागत पर जीएनपी का भी मतलब उसको नाम दिया था राष्ट्रीय आय को। जीएनपी का फुल फॉर्म सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वर्ष दर वर्ष वृद्धि से इसको जोड़ किया जाता है। राष्ट्रीय आय में वस्तुओं और सेवाओं का एक संग्रह होता है जिसे पैसे के रूप में मापा जाता है। यह किसका कथन है? तो ये हिक्स ने कहा था। किसने कहा था? हिक्स ने। स्थानांतरण आय एक खाली स्थान है। तो आय स्थानांतरण आय वह आय है जो किसी भी उत्पाद प्रक्रिया द्वारा उत्पादित नहीं होता, उसको बोलते हैं स्थानांतरण आय। फर्मों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है फर्मों की उत्पादकता यदि होती है तो। आगे हम लोग बढ़ेंगे। जन्म दर में अचानक कमी किसका कारण बनेगी? तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का कारण बनेगी जन्म दर में अचानक यदि कमी हो जाती है तो। लेकिन बाद में जाके जनसंख्या में कमी का भी कारण बनेगी, और जनसंख्या को बराबर बनाए रखने के लिए 2.1 का जो जन्म दर है वो मेंटेन रहना चाहिए, इसको याद रखिएगा। किसी देश की आर्थिक प्रगति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में यदि वृद्धि हो रही है तो माना जाता है कि देश की आर्थिक प्रगति हो रही है। भारतीय मछुआरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल में पकड़ी जाने वाली मछलियाँ खाली स्थान के सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा है। तो यदि भारतीय मछुआरे अंतर्राष्ट्रीय जल में मछली पकड़ रहे हैं तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का वो हिस्सा होगा, न कि दूसरे देश का। राष्ट्रीय आय पर पहुंचने के लिए खाली स्थान को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से घटाया जाता है। तो राष्ट्रीय आय पर पहुंचने के लिए अप्रत्यक्ष कर को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन से घटा दिया जाता है। खाली स्थान राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है, तो राष्ट्रीय ऋण पत्र पर जो ब्याज होता है वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होता है। किसी देश की जीडीपी खाली स्थान से प्राप्त नहीं होती है, तो जीडीपी में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का कोई भी हिस्सा नहीं आता है। प्रति व्यक्ति आय उच्च आय वाला देश प्रति व्यक्ति कम आय वाला देश से खाली स्थान विकसित है, तो अधिक विकसित है, ये तो लाजमी सी बात है। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की आय खाली स्थान का एक हिस्सा है, तो भारत के शुद्ध घरेलू उत्पाद का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि जीएनपी का हिस्सा है, जीडीपी का नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो विदेशों से शुद्ध विदेशी आय जो होता है ये अंतर है। मतलब जो पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया उसी को इधर एक्सप्लेन करके दे दिया। एक वर्ष में उत्पादन का कुल शुद्ध मूल्य खाली स्थान होता है। तो एक वर्ष में उत्पादन का कुल शुद्ध मूल्य बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि को
शुद्ध उत्पादन विधि कहा जाता है। एक फर्म 1,000 रुपये के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? भारत में कृषि आय को मापने के लिए उत्पादन विधि का उपयोग करते हैं। आपको मैंने बताया था कि आय को मापने की 3 विधियाँ हैं यहाँ। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो फॉर्मूला तो पहले बताया था मैंने, इससे प्रति व्यक्ति आय निकलता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी की गणना करते समय क्या आवश्यक नहीं है? तो नागरिक की प्रति व्यक्ति आय ये आवश्यक नहीं है जब हम लोग जीएनपी निकाल रहे होंगे। तो सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा कृषि और उद्योग की तुलना में खाली स्थान है। तो सेवाएं जो है वो कृषि से कहीं अधिक है हमारे जीडीपी में। समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन की गई मूल समस्या क्या है? तो आय का उत्पादन जो है ये मूल समस्या है। सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारण यानी जीडीपी डिफ्लेक्टर किसे कहते हैं? तो नाम मात्र से वास्तविक जीडीपी के अनुपात को हम लोग जीडीपी डिफ्लेक्टर कहते हैं। एक उच्च विकसित देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का सापेक्ष योगदान कितना होता है? तो अपेक्षाकृत कम होता है कृषि का योगदान, ठीक है। यदि बचत निवेश से अधिक है तो राष्ट्रीय आय स्थिर रहेगी। एक विकासशील देश वह है जिसमें स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता हुआ होता है, उसको विकासशील देश कहते हैं। राष्ट्रीय आय के खाते में खाली स्थान मद शामिल है। तो रात के पहरेदारों की जो सेवाएं हैं, देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये जा रहा है, तो रात के जो पहरेदार सेवा दे रहे हैं उनका भी मद इसमें शामिल होता है राष्ट्रीय आय में। नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसने अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रीय आय 1929 से 1935 शीर्षक वाली रिपोर्ट्स ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए एक देश के समग्र कल्याण के अंतिम उपाय के रूप में मार्ग प्रशस्त किया था। तो इनका नाम था साइमन कुजनेट्स। हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रीन जीएनपी शब्द किस पर जोड़ देता है? तो सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये विकास पर जोड़ देता है। मौजूदा बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय में बहुत अधिक वृद्धि और स्थिर कीमतों पर कम वृद्धि से क्या पता चलता है? तो अर्थव्यवस्था में प्रचलित मुद्रास्फीति की उच्च दर का इससे पता चलता है। देश के सभी निवासियों की आय को क्या कहते हैं? इसको कुल आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाए तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि का संकेतक तब नहीं होती खाली स्थान जब ऐसी वृद्धि नशीले पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि का परिणाम हो। तो मिला जुला के हम लोगों ने 79 जो क्वेश्चंस थे वो जीडीपी से संबंधित किए। इसके आगे मैं और भी वीडियोस लाऊंगा। इस वीडियो का आप ढेर सारा प्यार दें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके कि ब्लैक बुक का यहाँ पे वीडियो सारा कराया जा रहा है। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता का एक वीडियो आपको दिया था, उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे होंगे तो जाकर आपको देख लेना चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसका मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना देता हूँ जिसमें ब्लैक बुक के सारे वीडियोज़ होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।